जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में लाइट से संबंधित जितने प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न को करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न को करने से पहले दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत हम क्या जानते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी या तो विद्युत, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से दोस्तों हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जितने भी एनर्जी से संबंधित, जैसे कि पंखा चलाना हो, लाइट जलाना हो, या बड़ी से बड़ी मशीन चलाना हो, उद्योग चलाना हो, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में टर्म जो आते हैं दोस्तों, हम सिर्फ फॉर्मूला को देखेंगे दोस्तों, और उसके साथ क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम करते चलेंगे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई होता है। तो Q बराबर क्या हो गया हमारा? Q से हम क्या जानते हैं? चार्ज होता है। चार्ज यानी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज के रूप में काम करता है। क्या करता है? चार्ज के रूप में। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? चार्ज हो गया। और एन हो गया क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई यहाँ पे हो गया दोस्तों। ई बराबर हम क्या जानते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलम जो चार्ज होता है हमारा, 19 कुलम होता है। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? कुलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कुलम होता है। और उसके साथ साथ हम कुलम्स लॉ को भी देखेंगे। और एक होता है दोस्तों Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। Q से तो चार्ज हो गया दोस्तों। I बराबर हमारा क्या हो गया? करंट। क्या हो गया? करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और ये टी से क्या हो गया दोस्तों? टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें किसी कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर हम बात करें 5 सेकंड में कितना कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, या कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है 5 सेकंड में, तो उसके लिए हमें अगर करंट निकालना है तो उसके लिए हमें चार्ज चाहिए, टाइम चाहिए। तो हम निकाल लेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, या तो अगर करंट दिया हुआ है तो चार्ज निकाल लेंगे कि कितना चार्ज इसमें फ्लो किया हुआ है सो, या कितना कूलम का चार्ज फ्लो किया हुआ है सो। तो और इसके साथ ही दोस्तों हम क्या जानते हैं? Q बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है सी भी। क्या होता है? सी भी। सी से यहाँ पे हमारा दोस्तों कैपेसिटी होता है। क्या होता है? कैपेसिटी। और भी से हमारा क्या होता है? वोल्टेज। भी से क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज। इन सभी से दोस्तों हमारा डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इन सभी फॉर्मूला से दोस्तों हमारा ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूला को चाहे तो आप नोट डाउन या लिख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम कुलोम्स लॉ के बारे में जानते हैं। कुलोम्स या कुलोम्स लॉ के बारे में जानते हैं। कुलोम्स लॉ क्या कहता है दोस्तों? कुलोम्स लॉ के अनुसार दोस्तों चार्ज जब कोई दो चार्ज, जैसे कि ये मान लेते हैं Q1 चार्ज है और क्या है Q2 चार्ज है, एक दूसरे के बीच में डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच आपस में क्या लगता है? आकर्षित बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षित बल लगता है। तो जो आकर्षित बल लगता है वो बल हमारा क्या होता है? Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और दोस्तों एफ बराबर जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है? स्क्वायर होता है। यानी कि 1/d²। क्या होगा? 1/d²। या तो इस d को हम r भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे r² हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों? समीकरण 2। तो एफ बराबर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d²। अब देखिए दोस्तों इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म आता है वो हमारा आता है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू
Q1 Q2 D का स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। और यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का मान की बात करें दोस्तों, या वैल्यू की बात करें, तो हमारा इसका 9 इंटू 10⁹9 होता है। क्या होता है दोस्तों, 9 इंटू 10⁹9 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ हो गया। अगर कूलम्ब्स लॉ की यूनिट की बात करें तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए कूलम्ब्स लॉ की यूनिट की बात करें तो कैसे निकालेंगे। और एक होता है दोस्तों पोटेंशियल या वोल्टेज। क्या होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है हमारा, पोटेंशियल को वोल्टेज बोला जाता है और वोल्टेज को ही पोटेंशियल बोला जाता है। तो पोटेंशियल और जो वोल्टेज होता है दोस्तों, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, Q होता है। मान के देखिए दोस्तों, एक कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह करंट को, इसमें कुछ चार्ज रखा हुआ है दोस्तों। क्या है, इसमें कुछ चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज को इस जगह से इस एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए, मतलब इस सिरे से इस सिरे पर लाने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज। अगर दोस्तों यहां से यहां तक अगर चार्ज जा रहा है तो इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है। अगर वोल्टेज का अंतर होगा तबे यहाँ पर जो चार्ज अवेलेबल होगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो वोल्टेज डिफरेंस होना दोस्तों अनिवार्य है, जरूरी है। तब जा क्या होगा, चार्ज एक यहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा। और जब चार्ज ट्रांसफर होगा तब करंट भी क्या होगा, फ्लो करेगा। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तब क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए या करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना आवश्यक है। तो V बराबर यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू हो गया। तो V से हमारा यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा और W से हमारा यहाँ पे वर्क हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट वोल्ट, मतलब एक कूलम चार्ज को यहाँ से ले जाने के लिए जितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम कार्य कहते हैं। और क्यू यहाँ पे हमारा क्या हो दोस्तों, चार्ज हो गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, जो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है ये, V इक्वल टू आई आर होता है। तो V हमारा क्या होता है, यहाँ पे V से हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। और जो I हो गया वो I से हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। और जो R हो गया दोस्तों, इसका क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या होगी, रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज की यूनिट की बात करें दोस्तों, इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट दोस्तों ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। यानी कि अगर करंट हमारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। एक दूसरे का क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखेंगे। क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि दोस्तों जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में या किसी विद्युत चालक में जब करंट का फ्लो होता है, तो वो करंट फ्लो होने के कारण जो कंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है। तो तो गर्म होता है दोस्तों, जैसे कि एक ये हमारा एक करंट करंट कंडक्टर है या विद्युत का चालक है। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ये कितने समय में, मतलब कितना इसमें तापमान बढ़ जाएगा, ये क्या होगा, गर्म हो जाता है। किसके अनुसार या क्या प्रोसेस होता है कि ये गर्म हो जाता है। और इसी को दोस्तों हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जूल्स लॉ भी दोस्तों इसको हम कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, हीट हो गया। एच से हमारा क्या हो गया, हीट हो गया। और आई से हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। आई से करंट, और आर से हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और टी से हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, कि कितने समय के लिए करंट फ्लो करेगा
जो कि हमारा इसमें विद्युत का चालक जो होगा वो गर्म हो जाएगा। अब इसी को दोस्तों हम और फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं और H इक्वल टू पी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पावर बराबर जो होता है वो वी आई होता है। पावर बराबर जो होता है वो क्या होता है, वी आई। तो इसको हम H इक्वल टू पी टी भी लिख सकते हैं और H बराबर वी स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला आता है। इनसे दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न हमारा पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करके देखते हैं। विद्युत प्रेरणा क्या है? तो विद्युत प्रेरणा को हम क्या जानते हैं दोस्तों, विद्युत प्रेरणा से फैराडे का जो लॉ होता है दोस्तों, उसमें हम क्या देखते हैं, जो जनरेटर का निर्माण हमारा किया, किसने किया है, फैराडे ने किया है। जनरेटर का निर्माण जो हमारा किया है किसने किया है, फैराडे ने किया है। तो फैराडे ने किया है तो उसमें क्या हमने देखा था, जनरेटर का आविष्कार किसने किया, हमारा फैराडे ने किया है। तो फैराडे ने जनरेटर का जो निर्माण किया उसको किस प्रकार से किया है, पहले जो कॉइल लगाया जाता है, जो कॉइल तो कॉइल को लगाया जाता है और कॉइल के साथ जो आर्मेचर भी लगाया जाता है। जब उसमें, लेकिन दोस्तों जब उसका जो मोटर घूमता है, तो मोटर घूमने के कारण वहां पे कॉइल के साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हम दोस्तों ये 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो इस प्रकार का आर्मेचर लगाया जाता है, इस प्रकार का क्या होता है आर्मेचर, ये और इसको क्या किया जाता है, मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जब यहाँ पे हमारा इसको यहाँ पे घुमाया, ये यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये कॉइल में हमारा घूमता है और ये कॉइल घूमने के साथ साथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये मोटर से साथ कनेक्ट होता है। तो ये मोटर घूमता है जिससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये हमारा दोस्तों ये चुंबकीय चुंबक से आधारित है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से आधारित है। तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आर्मेचर हमारा घूमता है, ये आर्मेचर जब घूमता है तो इसका जो ये ब्लेड लगा होता है ये भी हमारा घूमता है, यानी कि ये इसके घूमने के कारण ये भी घूमता है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी के अनुसार घूमता है। ये सापेक्ष गति या रिलेटिव वेलोसिटी के अनुसार घूमता है। तो यानी कि दोनों जो घूमता है क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी से घूमता है, तब जाके हमारा क्या होता है, करंट का निर्माण होता है या विद्युत का निर्माण होता है। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, तो उत्तर हमारा ए ऑप्शन का ही हो जाएगा। यहाँ पे स्थैतिक बल ये बिल्कुल गलत, विद्युत धारा का उत्पादन स्थैतिक धारा बिल्कुल गलत, विद्युत ये प्रेरणा मोटर ये बिल्कुल गलत। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी। रेजिस्टेंस बराबर हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, Q बराबर क्या होता है हमारा, CB होता है। Q बराबर हमारा क्या होता है, CB होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, जैसे 1 कूलम दिया गया है, यानी कि चार्ज बराबर जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 कूलम दिया गया है। चार्ज कितना दिया गया है, 1 कूलम। और जो वोल्टेज दिया गया है वो कितना दिया गया हमारा, 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, कैपेसिटी क्या क्या निकालना है, सी निकालना है, कि कैपेसिटी हमें निकालना है, या कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है कि कितना एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सी बराबर निकालना है। तो क्यू बराबर हमारा कितना है, 1। सी बराबर हमें निकालना है, सी को यहीं रहने देंगे। और 10 वोल्टेज कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। अब सी निकालना है तो ये बराबर किस पर चला जाएगा, तो सी बराबर कितना होगा, 1/10। और 1/10 यानी कि 0.1 क्या होगा, 0.1। तो कैपेसिटी का जो कैपेसिटर का जो आविष्कार किया है किसने किया, फ्राइडे ने। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो 0.1 फ्राइडे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे अधिक कंडक्टर होता है, जो सिल्वर होता है उसमें सबसे अधिक करंट फ्लो करता है। उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। क्या होता है उसके बाद, एल्युमिनियम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा सिल्वर भी दिया गया है, लेकिन सिल्वर क्या हो जाता है हमारा, महंगा हो जाता है। क्या होता है, महंगा हो जाता है। तो महंगा हो जाने के कारण हम यहाँ पे सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
सिल्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया, एल्युमिनियम का। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पर सी नंबर का हो जाएगा। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, देखिए दोस्तों, एक चालक ए है और एक चालक ए है, यानी कि दोनों क्या हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। जब दो चालक समान दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, ये आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के साथ साथ ये एक साथ ज्वाइंट होकर के एक करंट बन जाता है। क्या होता है, एक बन जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। जब एक ही दिशा में, समान दिशा में जाता है तब, और लेकिन जब विपरीत दिशा में जाता है, जब विपरीत दिशा में, जैसे कि ये इधर से जा रहा है और ये करंट इधर से जा रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। और जब विपरीत दिशा में जाता है तो ये दोनों क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये दोनों क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है या प्रतिकर्षित करता है, और ये अट्रैक्टिव होता है, यानी कि आकर्षित करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, समान चालक दिशा में, यानी कि समान दिशा में, यहाँ पे क्या बोला गया, समान दिशा में। तो समान दिशा में क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ ए नंबर का हो जाएगा। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कब करेंगे, जब ये दोनों विपरीत दिशा में जाएगा, करंट फ्लो करेगा, तब ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, जनरेटर में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रभाव होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से हमारा एक करंट फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो जब होता है तो इसके चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी लाइन क्रिएट होता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो करंट के कारण दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बिल्कुल सही। और उष्मीय प्रभाव, बिल्कुल दोस्तों, हमने क्या देखा कि हीट, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या देखा हमने, I²RT। तो जिसमें मतलब कि अगर करंट लगातार किसी वायर में या चालक में प्रवाहित होता है तो उसमें हीट जनरेट हो जाता है, या जो तार होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये भी विद्युत के कारण ही होता है। रासायनिक प्रभाव, बिल्कुल दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो केमिकल होता है, केमिकल से भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। जैसे अगर डीसी बैटरी की बात करें दोस्तों, डीसी बैटरी जो होता है, तो बैटरी में क्या डाला जाता है, HCl डाला जाता है या H2SO4 डाला जाता है। तो ये हमारा क्या रासायनिक प्रभाव होता है। तो रासायनिक प्रभाव कारण के भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही कथन, मतलब सही ऑप्शन है। तो संकुचन प्रभाव, ये संकुचन क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित नहीं है, यानी कि जो हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश से हमने क्या देखा दोस्तों, Q बराबर, हमने क्या कितने फॉर्मूला को देखा, Q बराबर CV, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू IT। ये सारे के सारे फॉर्मूला क्या दोस्तों, हमारा चार्ज से संबंधित है, यानी कि चार्ज से रिलेटेड है। ये सारे हम लोगों ने स्टार्ट में देख चुके हैं। तो इन्हीं फॉर्मूला में से दोस्तों ये इलेक्ट्रिक चार्ज का सभी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा गया है, V बराबर W/Q या Q बराबर W/V की बात पूछा गया है। यानी कि Q बराबर, ये भी हमारा W/V होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, वोल्टेज हमारा दिया गया कितना, 10 वोल्ट दिया गया है, और चार्ज हमारा कितना दिया गया है, 5 कूलम। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। तो वर्क बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर हम बात करते हैं W यहाँ पे, तो Q भी, यानी कि Q भी क्या होगा, एक साथ आएगा। तो Q बराबर हमारा कितना है, 5 कूलम, और वोल्टेज जो कितना गया, 10 वोल्ट, तो 10 पच्चे 50। तो ये वर्क हमारा दोस्तों, वर्क हमारा किस में होता है, जूल में होता है। तो 50 जूल का यहाँ पे कार्य करेगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। या तो दोस्तों, इसको हम ऑप्शन से ही उत्तर दे सकते थे। जैसे कि यहाँ पे एम्पियर हमारा किसका यूनिट होता है, करंट का होता है। कुलाम हमारा किसका होता है, चार्ज का होता है। वोल्टेज हमारा, वोल्टेज का वोल्ट होता है, यानी कि जूल जो हमारा कार्य का यूनिट होता है। तो इसका उत्तर सी नंबर का, वैसे हम ऑप्शन से भी दे सकते थे। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम कितना दिया गया हमारा, 3 मिनट, लेकिन मिनट को क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज कर देंगे।
तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना, यानी कि 6 या 18, यानी कि 180 सेकेंड टाइम हो गया। और जो करंट है कितना दिया गया है, 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। और हमें क्या पूछा गया है, चार्ज, यानी कि क्यू बराबर हमें निकालना है। तो क्यू बराबर हम क्या जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, आई टी। तो आई बराबर कितना है हमारा, 0.8, और टाइम कितना है, 180 सेकंड। यहाँ पॉइंट को एक जीरो करेंगे, एक जीरो से जीरो कर जाएगा, यानी कि 18 18 कितना होता है, 44 से, यानी कि 144 गुलाम जो होगा दोस्तों, इसमें चार्ज की आवश्यकता या प्रवाहित होगा। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। क्यू बराबर हम क्या जानते हैं, आई टी। तो आई बराबर यहाँ पे कितना दिया गया हमारा, 5 एम्पियर। तो आई की जगह पर क्या रखेंगे, 5 एम्पियर। और टाइम कितना गया, 10 मिनट। लेकिन मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 60 से गुना करेंगे, यानी कि 5 छक्के 30, और एक एक जीरो, ये 2 जीरो, यानी कि 3000 कूलम जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चार्ज की आवश्यकता या प्रवाहित होगा। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, वर्क बराबर वी क्यू होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए पूछा गया है, वर्क। वर्क निकालने के लिए बोला गया है। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। और जो चार्ज दिया गया कितना दिया गया है, 4, यानी कि 10 चौके 40 जूल, यानी कि 40 जूल जो है दोस्तों यहाँ पे वर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 सी के चार्ज को प्रवाहित करने में काम किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, V इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, वी क्यू। तो V बराबर हमारा कितना है, 11 वोल्ट। वो चार्ज कितना हो गया, 4, यानी कि 11 चौके 44 जूल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश का स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो वर्क बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, क्यू बी। तो क्यू बराबर हमारा कितना दिया गया, 3 कूलम। और जो वोल्टेज है कितना दिया गया है, 10 वोल्ट, यानी कि 10 या 30, यानी कि 30 जूल का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कार्य किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य। सेम क्वेश्चन दोस्तों। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी क्यू, यानी कि वोल्टेज कितना दिया गया है, 40 वोल्ट। और जो चार्ज दिया गया कितना, 0.5। यहाँ पॉइंट को हटाने के बाद एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 5 चौके 20। तो जो 20 जूल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसका क्या होगा, कार्य करने की ऊर्जा जो लगेगा 20 जूल लगेगा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसका उत्तर हम दे सकते थे दोस्तों। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो Q इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, आई टी। Q इक्वल टू क्या आता है, आई टी। तो आई बराबर हमारा कितना दिया गया है, 0.75 एम्पियर करंट दिया गया। और टाइम कितना दिया गया, 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में इसको चेंज करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे, 60 से, यानी कि इसको पॉइंट हटाने के बाद कितना जीरो, 2 जीरो। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे, 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो क्यू बराबर हमारा कितना होगा, 15 कूलम। तो इसमें जो चार्ज की आवश्यकता होगा वो 45 कूलम होगा, जो बी नंबर का उत्तर है। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के कितने कार्य की आवश्यकता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, बी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। तो वोल्टेज हमारा कितना है, 11 वोल्ट। और चार्ज कितना है दोस्तों, 3 कूलम, यानी कि 11 33 जूल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। तो वर्क इक्वल टू हम क्या जानते हैं, वी क्यू। तो वोल्टेज हमारा कितना हो गया, 13 वोल्ट, और क्यू बराबर 5, यानी कि 13 पचे 65 जूल। तो यहाँ पे जो वर्क की आवश्यकता पड़ेगी या कार्य काम कर, तो 65 जूल, जो कि उत्तर डी नंबर का होगा। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच
है, बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है, उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्क बराबर हम क्या जानते हैं, V और Q। यहाँ पे जो दे दिया गया है, हमारा वर्क बराबर 36 जूल दे दिया गया है, तो वर्क को क्या करेंगे, वर्क की जगह पर रख देंगे 36 जूल, और वोल्टेज जो दिया गया है 12 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए पूछा गया है, चार्ज। तो चार्ज बराबर कितना दिया गया है, Q। तो Q हमें निकालना है, तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 36, और ये गुना में तो बराबर के उस पर चल जाएगा, भागा 12 यानी 12 36। तो जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 कूलम, जो कि उत्तर इसका सी नंबर का है। विभवांतर 12 वोल्ट है, किया गया कार्य 60 जूल है, सर्किट के माध्यम में प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो W बराबर हमारा क्या है, V एंड Q। तो वर्क बराबर हमारा कितना दिया गया, 60 जूल, और वोल्टेज जो दिया गया है 12 जूल, यानी कि Q। तो Q बराबर निकालने के लिए क्या क्या करनी है, 60/12 यानी कि 12 पचे 60, यानी कि 12 कूलम जो होगा, 5 कूलम जो होगा, जिसमें ऊर्जा मतलब चार्ज का प्रवाहित होगा, तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या जाते हैं, Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। तो Q इक्वल टू आई टी होता है दोस्तों, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, Q ही। तो करंट हमारा कितना दिया गया है, 5 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। और समय कितना दिया गया है, 1 मिनट। तो 1 मिनट को क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज कर देंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना, गुना, यानी कि 60 का 60, यानी कि 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। 6 बचे 30, और एक जीरो ये, लेकिन यहाँ पे एक दशमलव, दशमलव के बाद एक अंक को क्या बात, दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 30 कुलम। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, 10 ओम दिया गया है। यहाँ पे ओम 10 ओम जो दिया गया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा इसी से जब उत्तर आ जा रहा है, तो इसको ये सिर्फ भटकाने के लिए दिया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। Q बराबर हम क्या जानते हैं, Q बराबर आई टी। तो I बराबर हमारा कितना दिया गया है, 0.5, और टाइम कितना दिया गया, 8 मिनट। लेकिन मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब कितना हो जाएगा, यानी कि 8 पचे 40, गुना 6, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240 कूलम जो हो जाएगा दोस्तों, चार्ज की इसमें प्रवाहित होगा। तो उत्तर ए नंबर का हो जाएगा इसका। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्यू सेम फॉर्मूला दोस्तों, एक ही सेम फॉर्मूला क्या हमारा, क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई बराबर हमारा करंट कितना दिया गया है, 0.6 एम्पियर, और टाइम कितना दिया गया, 10 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना, यानी कि यहाँ से एक दशमलव को नीचे करेंगे, तो ये जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 6 6 क्या 36, यानी कि 360 कूलम जो होगा दोस्तों इसमें प्रवाहित होगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होती है, सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है। तो Q बराबर हमारा क्या है, आई टी। तो I बराबर हमारा कितना दिया गया है, 0.9 एम्पियर, और टाइम कितना दिया गया है, 2 मिनट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मिनट, और इसको मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ से, 10 में एक जीरो से एक जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 6, तो 18 कितना होता है, 78 से 78 से यानी कि 108 कूलम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर का हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। तो Q बराबर हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा हर हर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। टाइम दिया गया है और उसके साथ साथ करंट दिया गया है। तो हमारा एक ही फॉर्मूला होता है टाइम और करंट से संबंधित, Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। तो आई की जगह पर क्या रखेंगे, 0.5, और टाइम बराबर कितना है हमारा, 5 मिनट, और इस मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे। अब इस पॉइंट को अगर यहाँ पे हटाएंगे तो एक जीरो,
अब इस जीरो से इस जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5×5 = 25 गुना 6, यानी कि 25×6 = 150, यानी कि 150 कूलम के क्या होगा दोस्तों, इसमें विद्युत का धारा चार्ज का प्रवाह होगा, जो कि इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, वर्क बराबर हमारा वी क्यू या वर्क बराबर क्यू भी, दोनों भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया क्या गया है, क्यू बराबर दिया गया है 2 कूलम और वोल्टेज दिया गया है कितना हमारा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दिया गया है। तो वर्क निकालना है तो क्यू की जगह पर 2 रखेंगे और वोल्टेज की जगह पर कितना 5 वोल्ट, यानी कि 5×2 = 10 जूल। और वर्क हमारा किस में होता है, जूल में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 जूल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, और आई बराबर हमारा कितना दिया गया है 0.75 इंटू 8 मिनट। अब मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 60 से गुना, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे क्या होगा, इस पॉइंट को हटाने पर यहाँ पे 100 आएगा, यानी कि 25 75, 25×4 = 100, यानी कि 4 से काटेंगे कितना बार में, 4×2 = 8, यानी कि 3×2 कितना हो गया, यानी कि कितना हो 3×2 = 6, 6×60, यानी कि 6×6 = 36, यानी कि 360 कूलम का क्या होगा दोस्तों, इसमें विद्युत चार्ज का प्रवाह होगा, यानी कि ये वो नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा। 2 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो डब्ल्यू बराबर हमारा क्या है दोस्तों, क्यू भी क्या होता है, क्यू भी, तो क्यू हमारा ये चार्ज कितना दिया गया 5 कूलम, तो 5 कूलम, तो वोल्टेज हमारा कितना है 14, यानी कि 14×5 = 70 जूल। तो इसमें जो कार्य की आवश्यकता होगी वो 70 जूल होगा। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। तो वर्क बराबर हमारा क्या होता है वी क्यू या क्यू भी, तो वी बराबर कितना हमारा 15 वोल्ट, और जो चार्ज दिया गया कितना दिया गया है 5 कूलम, तो 15×5 = 75, यानी कि इसमें जो कार्य की आवश्यकता होगा वो 75 जूल की आवश्यकता होगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने की स्थानांतरित करने में कितना किया गया कार्य काम कितना है, यानी कि वर्क बराबर क्यू एंड वी, तो क्यू बराबर हमारा कितना दिया गया 5 कूलम, और जो वोल्टेज है वो 17, यानी कि 17×5 = 85 जूल। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा सी नंबर का हो जाएगा। 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 10 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश डैश होगा। तो वर्क बराबर हमारा क्या है दोस्तों क्यू भी, और यहाँ पे हमें क्या किया गया है वर्क पहले से दे दिया गया है, जूल है तो हमारा क्या है वर्क है, तो वर्क हमारा दिया गया है, और क्यू बराबर हमें निकालने के लिए बोला गया है, और वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट। तो क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30/10, यानी कि 10×30, तो जो चार्ज हमारा हो जाएगा 3 कूलम हो जाएगा, क्या होगा 3 कूलम। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो इसको ऑप्शन से भी दे सकते हैं, क्योंकि ओम हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, जूल हमारा कार्य का होता है, एम्पियर हमारा करंट का होता है, तो कूलम हमारा चार्ज का होता है। हमें आवेश क्यों पूछा गया था, आवेश का चार्ज हमारा यूनिट क्या होता है कूलम होता है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, समय ज्ञात करें। तो Q बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, इसमें दिया क्या क्या गया है, पहले तो Q दिया गया है, तो Q बराबर कितना है 300 कूलम, और I दिया गया है, I बराबर हमारा कितना है 0.5 एम्पियर, और हमें समय पूछा गया है, क्या पूछा गया समय, तो समय से संबंधित हमारा क्या फॉर्मूला होता है चार्ज और समय, Q = I t। यहाँ से क्या निकालेंगे हम टाइम को निकालेंगे। अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें तो 300 कूलम चार्ज दिया गया और करंट जो दे दिया गया है 0.5 एम्पियर दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम को क्या करेंगे बराबर किस पार रखेंगे, और 300/0.5, इस पॉइंट को हटाने के बदले ऊपर है 0, यानी कि 5×6 = 30, 5×30, यानी कि ये 2 0 बच गया, यानी कि 600 सेकेंड जो लगेगा टाइम लगेगा, कितना लगेगा
600 सेकंड जो है इसमें टाइम लगेगा। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम। तो डब्ल्यू वर्क बराबर हमारा क्या होता है, क्यू भी, और क्यू बराबर हमारा कितना 5 कूलम, और वोल्टेज कितना 11, यानी कि 11 पचे 55 कूलम, यानी जूल कितना हो जाएगा 11 पचे 55 जूल। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर का हो जाएगा। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि Q बराबर, फिर से दोस्तों Q बराबर क्या है हमारा जानते हैं IT। तो हमें यहाँ पे Q निकालना है। तो करंट हमारा कितना दिया गया 0.75 एम्पियर, वो टाइम कितना है 9 मिनट, और मिनट को क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 100 से इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 15 बार में 15 तिया 45 गुना 9 कितना हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 बाकी हाथ 4, यानी कि 9 चौक 36 और 4 40, यानी कि 405 कूलम जो हो जाएगा चार्ज प्रवाहित होगा। इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है। तो वर्क बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, क्यू भी, वर्क हमारा यहाँ पे पहले से दे दिया गया 60 जूल, और क्यू बराबर कितना है हमारा निकालना है, और वोल्टेज जो दिया गया है 20 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ से क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 60 ये गुना में है, बराबर के इस पास अगर क्या हो जाएगा हमारा भागा, यानी कि 20 20 तिया 60, यानी कि जो चार्ज हो जाएगा 3 कूलम हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फिर ऑप्शन से इसको डाल दे सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, काम पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे हमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। और यूनिट की बात करें तो पीए हमारा क्या होता है, प्रेशर का होता है। पीएम यानी कि पास्कल, पास्कल हमारा किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो ये हमारा नहीं होगा। न्यूटन हमारा किसका यूनिट है, बल का, फोर्स का, तो ये भी नहीं होगा। और सी हमारा किसका यूनिट है, कूलम का, यानी कि चार्ज का, तो ये भी नहीं होगा। और काम की बात करें तो जूल हमारा वर्क का यूनिट होता है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा ऑप्शन से ही। लेकिन इसको हम फॉर्मूला से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, की इक्वल टू सी, यानी कि वी क्यू। तो वी हमारा कितना हो गया 10 वोल्ट, और चार्ज कितना हो गया 10, यानी कि कितना हो गया 10 दुना 20 जूल। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य डैश है, उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से हमें क्या पूछा गया है, वर्क को पूछा गया। तो वर्क बराबर हमारा क्या होता है वी क्यू। तो वर्क बराबर हमें निकालना है। तो वोल्टेज जो दिया गया है 18 वोल्ट दिया गया है, और जो चार्ज दिया गया है कितना दिया गया 4 कूलम, यानी 78 चौक कितना हो गया 72, यानी कि 72 जूल जो हो जाएगा हमें इसमें कार्य करने की आवश्यकता होगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू अपॉन टाइम बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्यू बराबर हम क्या जानते हैं आई टी। क्यू बराबर हम क्या जानते हैं आई टी, यानी कि इस टी को अगर बराबर के उस पार ले जाया जाए, यानी कि क्यू अपन क्या हो गया यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा क्या बच गया आई, क्या बच गया आई। तो जो आई है वो हमारा क्या होता है विद्युत धारा होता है। ये क्या होता है विद्युत धारा। तो जो विद्युत, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा विद्युत धारा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि है क्या है ए, यानी कि क्यू इक्वल टू आई टी। तो क्यू पहले से दिया है, और बट्टा टी, यानी कि क्यू बट्टा टी, तो बराबर क्या बच गया करंट। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा बराबर किस पर क्या आएगा करंट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे करंट। तो करंट कौन सा हमारा है इलेक्ट्रिक धारा, यानी कि ए नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा। 12 ओम की एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में से इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा है। तो Q बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों आई टी। फिर से दोस्तों यहाँ पे इस 12 ओम का हमारा कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि Q बराबर हमारा क्या होता है आई टी, और यहाँ पे हमारा टाइम भी दिया गया है और करंट भी दिया गया है। तो आई की जगह पर हम क्या रखेंगे एक रखेंगे। तो टाइम जो दिया गया है कितना दिया गया 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट को क्या करेंगे हम सेकंड में चेंज करेंगे।
तो सेकंड में चेंज करने के लिए कितना होगा, 60 का 60, यानी कि 60 कूलम जो चार्ज की क्या होगा, प्रवाह होगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर से हमें क्या पूछा गया है, चार्ज पूछा गया है और दिया क्या गया है, टाइम भी दिया गया है, करंट भी दिया गया। और टाइम और करंट से संबंधित हमारा क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। तो Q बराबर हमें निकालना है, तो आई बराबर हमारा कितना हो गया 0.8, और जो टाइम हो गया कितना हो गया 5 मिनट। और इस मिनट को किस में चेंज करेंगे हम, सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 गुना 6, यानी कि 6 24, यानी कि 240 कूलम जो हो जाएगा इसका चार्ज प्रवाह होगा, जो कि उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज्ड वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो यानी कि दो चार्ज है दोस्तों, एक पहला आवेशित चार्ज यहाँ पे रखा गया है और एक दूसरा आवेशित चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे रखा गया है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में समान चार्ज है, क्या है, समान क्षमता, यानी कि 10 कूलम चार्ज यहाँ पर भी है और 10 कूलम चार्ज क्या है यहाँ पर भी है, क्या है, दोनों जगह चार्ज क्या हमारा सेम है। यानी कि अगर दोनों जगह चार्ज सेम है तो वोल्टेज भी क्या होगा हमारा सेम होगा, क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। और अगर वोल्टेज सेम होगा या चार्ज सेम होगा तो विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह नहीं होगा। हम क्या जानते हैं, वोल्टेज हमारा कब उत्पन्न होता है, जब दो करंट हमारा फ्लो या चार्ज फ्लो क्यों करता है, जब वोल्टेज डिफरेंस होता है। क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस या चार्ज डिफरेंस। तो अगर वोल्टेज डिफरेंस हमारा नहीं रहेगा तो चार्ज का प्रवाह हमारा नहीं हो सकता है। अगर दोनों जगह हमारा सेम है तो इसमें धारा या वोल्टेज का प्रवाह नहीं होगा। तो बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं होगा। बिजली सकारात्मक से नकारात्मक प्रवाहित, बिल्कुल गलत, बिजली प्रवाहित नहीं होगा। क्या होगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह अगर वोल्टेज सेम है यानी कि वोल्टेज डिफरेंस होगा ही नहीं। तो वोल्टेज डिफरेंस होगा ही नहीं तो करंट हमारा जनरेट या बिजली उत्पादन होगा नहीं। और वैसे भी पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, एनर्जी जब ट्रांसफर करता है तो किधर ट्रांसफर करता है, हमेशा हायर टू लोअर ट्रांसफर करता है। एनर्जी हमारा क्या ट्रांसफर करता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर भी हमारा अगर वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी हमारा वोल्टेज या करंट का या चार्ज का ट्रांसफर होगा, तब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन जब वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं, चार्ज दोनों में सेम है या वोल्टेज डिफरेंस अगर सेम है तो इसमें बिजली का उत्पादन होगा ही नहीं। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो Q बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, टाइम और एम्पियर से संबंधित हमारा क्या है, Q बराबर आई टी। तो आई बराबर हमारा कितना दिया गया 0.75 और टाइम बराबर कितना दिया गया 10 मिनट। और मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए दो जीरो नीचे, यानी कि 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे कितना बार में, 15 बार में, यानी कि 15 दे हैं, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और यहाँ से एक जीरो, यानी कि 450 कुलम या जूल जो हो जाएगा, कुलम जो होगा इसका चार्ज हो जाएगा। इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। कुलम का नियम, कुलम लॉ में हमने क्या देखा शुरू में दोस्तों, कि Q1 एक अलग चार्ज है और Q2 क्या है, दोनों अलग चार्ज है। और इसके बीच की अगर दूरी R या D है तो ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो उसमें जो बल लगता है वो हमारा क्या होता है, F Q2 अपॉन R स्क्वायर। या तो यहाँ पे अगर D मानेंगे तो D स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, F इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 और R स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को जो कूलम्स लॉ को बोलते हैं। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। तो ये दो चार्ज को आवेशित करने का नियम किसने दिया दोस्तों, चार्ल्स कूलम ने। तो उसी के नाम पर हमारा कूलम्स लॉ भी पड़ा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, देखिए दोस्तों हम क्या देखा हम लोगों ने, ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया Q2 हो गया। और ये क्या होता है, इसके बीच की दूरी अगर बात करें तो D या हम R बोलेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र बल है
यहाँ पर जो बोला गया है ये विद्युत क्षेत्र बल, ये एफ हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र बल है। तो ये जो होता है Q1 और क्यू Q2 का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा जो होता है 1/d² के यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर ये d हमारा बढ़ेगा तो बल हमारा क्या होगा, घटेगा। और ये अगर दोनों बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या अर्थ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या अर्थ होता है कि एक अगर घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होता है। और ये क्या है, ये वर्ग में होता है। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वर्ग में होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो दूरी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। अगर ये डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या ये बल हमारा घटेगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या हमारा बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। दूरी के घन, घन की यहाँ पे बात ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है। दूरी के साथ घटता है, बिल्कुल नहीं। अगर दूरी घटेगा तो ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, घटता है। दूरी के क्या होता है, वर्ग के साथ घटता है, यानी कि वर्ग होता है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्ग में। तो इसका उत्तर भी हमारा क्या होगा, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। कूलॉम का नियम क्या कहता है, तो कूलॉम का नियम से हम क्या जानते हैं दोस्तों, एक हो गया Q1 एक चार्ज होता है, और दूसरा चार्ज क्या होता है, Q2। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, इसके गुणनफल में आकर्षित होता है। यानी कि F बराबर, जो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट होता है। और F जो होता है इस दूरी का जो होता है इसके बीच का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कथन जिसमें बोला गया हो दोस्तों, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि दो बिंदुओं आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध कर्मानुपाती होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, यहाँ पे जो बोला गया है उसके गुणनफल का, तो ये देखिए दोनों का गुणनफल क्या हमारा इसके विरुद्ध कर्मानुपाती है कि समानुपाती है। इसका ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली अनुक्रमानुपातिक है। और व्युत कर्मानुपाती तो हमारे अगर बट्टा में, अगर ये दोनों चार्ज बट्टा में होता तो ये व्युत कर्मानुपाती होता। क्या होता, व्युत कर्मानुपाती में होता। लेकिन ये बट्टा में नहीं है, तो ये कथन जो हमारा बोला गया है बिल्कुल गलत है। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के व्युत कर्मानुपाती होता है। बिल्कुल गलत, फिर से व्युत कर्मानुपाती बोल दिया। यानी कि व्युत कर्मानुपाती बोल दिया तो क्या है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पे हमारा अगर अनुक्रमानुपाती होता तो ये सही होता, और यहाँ पे व्युत कर्मानुपाती। तो दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिसरण दो आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती सही बोला गया है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती, यानी कि ये हमारा क्या है, व्युत कर्मानुपाती है, और ये अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो तीसरा कथन बोला गया है वो सत्य बोला गया है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज आज हमारे इतने सवाल थे दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है या लाभदायक साबित हो रहा है तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।